So, hello guys, welcome on Commerce Night. So, हमने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जब आप फीचर्स देखोगे तो डेफिनेशन आप ऑटोमेटिकली ड्राइव कर लोगे। सबसे पहले इसलिए हम फीचर्स देख लेते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बेसिकली अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो तो उस कंपनी को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है या फिर रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं मानी जाएगी। उस कंपनी की मतलब एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, लीगली वो एग्जिस्ट करती नहीं है ऐसा माना जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर करवाना कंपलसरी है। इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ कंपलसरी। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट। सो एज आई मैंशनड इन फर्स्ट पॉइंट कि जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है, या फिर इसका सिंपल शब्दों में कहते हैं वो कंपनी को रजिस्टर करवाना कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है इट मीन्स कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी दैट ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से कंपनी जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी या फिर उसके मेंबर से इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जो हम कहते हैं बिजनेस के अंदर जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़े थे, पार्टनर्स। पार्टनर्स में मेंबर कह रहे थे, वैसी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम कहते थे मेंबर्स। तो वो उन शेयर होल्डर्स से कंपनी जो है वो डिफरेंट एंटिटी है या डिस्टिंक्ट एंटिटी है। और ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है या फिर कोई इसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है। थर्ड फीचर है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस या फिर परपेचुअल सक्सेशन। अभी हमने बात करी कंपनी तो भाई अपने मेंबर से सेपरेट एंटिटी है। तो इट मीन्स अगर कोई मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंपनी की कंटिन्यूटी के ऊपर। कंपनी जो है वो चलती रहेगी। ये नहीं कि अगर किसी मेंबर की डेथ होगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर हमें कंपनी को मतलब वाइंड अप करना है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है और वो पूरा मतलब एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसको आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है। उसके तहत ही आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। हियर इट्स नॉट एंड, इट इज इट्स एंड ई एंड डी। फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी आपने पहले ही समझ रखी है वाला कंसेप्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी हमने बात करी थी जब हमने बात करी थी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमने कहा था कि जो भाई करता होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो बाकी मेंबर्स होते हैं कर्ता के अलावा उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि जितना उनका जो शेयर है बिजनेस के अंदर सिर्फ उतना ही लॉस होगा। अगर बिजनेस हो जाता है आपका बंद, वाइंड अप हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भाई उनको उतना ही लॉस होगा। वैसे कंपनी में भी शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लेट्स से अगर किसी पर्सन ने 10,000 रुपीज़ के शेयर ले रखे हैं और वो पूरा पेड अप अमाउंट है तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। भाई अब जितना उसका 10,000 डूबना था वो 10,000 ही डूबेगा, उससे 1 रुपया एक्शन नहीं मांग सकती कंपनी उससे। सिंपल सा मतलब ये लिमिटेड लाइबिलिटी का। सो योर फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब है, आपने कई बार सुना होगा कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचा और खरीदा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक पर्सन अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है। सिंपल सा इसका मतलब ये है। जैसे कि मैं कोई पर्सन है एक्स, उसके पास एक कंपनी के 1,000 शेयर है पर वो अपने पास सिर्फ 500 रखना चाहता है। तो वो अपने ब्रोकर को बोलता है कि मेरे यहाँ पे एक ऐसा पर्सन को ढूंढो जो 500 शेयर खरीद सके। तो इस तरीके से वो शेयर दूसरे पर्सन को बेच देता है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कि प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में डीलिंग अलाउ करती है अपने शेयर्स की। बट जो प्राइवेट कंपनी है वो ऐसा नहीं करती। उसके ना लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं और वही उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। जब आगे हम डिफरेंस देखेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का तो आपको ये चीज़ बेटर क्लियर हो पाएगी जो बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एंड सिक्स जो आपका फीचर है कंपनी का वो है आपका कॉमन सील।
सो बेसिकली कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील होती है एक ऑफिशियल सिग्नेचर कह लो कंपनी का, और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर ये लगाई जाती है। जैसे कि आपने कई बार किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उसके ऊपर कोई मतलब थप्पा लगा होता है, वही होता है आपका कॉमन सील। जो कंपनी का मतलब है कि लोगो को जो भी कह लो, लोगो को जो भी बना के रखती हो, उसी को बोलते हैं कॉमन सील। एक तरीके से हर उसके हर डॉक्यूमेंट पे आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड सेवंथ फीचर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो कंपनी की, जैसे कि हमने पार्टनरशिप की बात करी थी, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलकर वो पार्टनरशिप को चलाते थे। और जब हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करी थी, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं वो एक मतलब मैनेजिंग कमेटी बना देते थे। और बेसिकली मैनेजिंग कमेटी में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही होते थे पूरे। वो बाकी मेंबर्स सारे मिलके मतलब वो 4-5 जनों का ग्रुप बना दिया, ये सारे अफेयर्स जो थे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के, वो 4-5 जनों का एक ग्रुप मैनेज करता था। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी मतलब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, इतना सारा पैसा लगा रखा है, तो डेफिनेटली यू नीड समवन जो मतलब एजुकेटेड हो, सारी चीज़ें को डील करना जानता हो, अवेयर हो सारी चीज़ों से। तो कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मतलब रखा जाता है, या फिर कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो कंपनी के सारे जितने भी अफेयर्स होते हैं, कंपनी के जितना भी काम होता है, वो सारा वही लोग देखते हैं। कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन भी वही लेते हैं। शेयर होल्डर्स का डायरेक्ट शेयर होल्डर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, वो इनडायरेक्टली करते हैं बाय अपॉइंटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो आपको फीचर्स अगर क्लियर हो गया तो डेफिनेशन जो है जर्नलिस्ट ऑफ कंपनी की वो बहुत सिंपल से हमने लिख रखी है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कोमा के बाद यहाँ पे आएगा हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। तो हमने ये सारी बात जो हमने फीचर्स में पढ़ी है वही आज हमने डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिख रखी है। अब हम देखते हैं मैरिट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी हमने ऊपर भी देख लिया था डेफिनेशन, जो हम फीचर्स पढ़ रहे तब भी हमने बात डिस्कस करी थी कि बेसिकली मतलब क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, कि अगर शेयर होल्डर्स ने एक सर्टेन अमाउंट कंपनी के अंदर लगा रखा है, तो अगर इन केस कंपनी अगर आपकी इंसॉल्वेंट हो जाती है या फिर कंपनी बाइंड अप होती है, तो उनको उतना ही लॉस होगा जितना उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है बस। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कह लो, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो जो कंपनी के केस में शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में, वही चीज़ है। परपेचुअल सक्सेशन, किसी इंडिविजुअल मेंबर की डेथ या इसके इंसॉल्वेंट होने से कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, तो जो कंपनी होती है क्योंकि वो एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर से पैसा मंगा सकती है, उसको जितने शेयर होल्डर चाहे उतना पैसा मंगा सकती है वो। अब अगर वो अच्छा खाना पैसा मंगा सकते हो, डेफिनेटली अगर उसको ग्रोथ और एक्सपेंड करना है अगर फ्यूचर में, तो उसके लिए बहुत ईजी है ये काम, ताकि कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी उसे। सो कंपनी के केस में एक्सपेंशन का और ग्रोथ के बहुत अच्छे खासे चांसेस होते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एज आई सेड अर्लियर, की कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के सारे अफेयर्स मैनेज करते हैं, और वो कंपनी के मेंबर्स नहीं होते, वो मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मतलब हाईली एजुकेटेड होते हैं उस फील्ड के अंदर। जैसे कि कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है तो वो उसको अपॉइंट करेंगे, कोई अकाउंटिंग एक्सपर्ट है उसको अपॉइंट करेंगे, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट है उसको अपॉइंट करेंगे। मतलब हर फील्ड के एक्सपर्ट को वो लाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डालते हैं, और वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक तरीके से आप ये कह लो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। वो लोग साथ बैठते हैं, डिसीजन वगैरह लेते हैं, और फिर फाइनली जो उनको सबसे बेस्ट डिसीजन लगता है वो उसको लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें कंपनी के अंदर मैनेज करते हैं इस तरीके से। फाइनली वी हैव लिमिटेशंस। अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे कंपनी के अंदर भी। अब देखते हैं नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले तो लीगल फॉर्मेलिटीज़, एज आई मैंशनड अर्लियर, जब हमने फीचर्स पहला फीचर ही पढ़ा था वो हमने कहा था कंपनी बना देना। कंपनी के रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपलसरी है, यानी कि आपको जाना पड़ेगा भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जाकर उससे बातचीत करनी पड़ेगी। जो प्रमोटर होगा, जो प्रमोटर होता है वो पर्सन होता है जो जिसके दिमाग में पहली बार ये आइडिया आता है कि मेरे को कंपनी खोलनी है, कंपनी का टॉपिक वो सोच सकता है कि इस चीज़ की कंपनी खोलनी है। तो बेसिकली प्रमोटर को जाके काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह मीट करनी पड़ती है, काफ़ी सारे उसके लोगों को मतलब अपने साथ लेना पड़ता है। जैसे कि मतलब क्योंकि अकेले प्रमोटर नहीं कर सकता, प्रमोटर को काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स की इसके अंदर हेल्प लेनी पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग काम भी है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव काम है, और काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा पूरा करना पड़ता है कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। लैक ऑफ सिक्रेसी,
दिस इज ऑल्सो एन इशू इन केस ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनी लीगली बाइंड इस चीज़ से कि उसे एनुअल बेसिस पे अपने अकाउंट्स या और एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ती है। तो जो उसकी कंपनी अपनी सारी मतलब जो बातें वो सीक्रेट रखना चाहती है उनको सीक्रेट नहीं रख सकती, उसे पब्लिक डोमेन में बात बतानी पड़ती है। एंड थर्ड लिमिटेशन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। Basically, this is not B2, this is diverse to ownership and efforts. And absence of direct, it's not ink, it's link. Link between efforts and reward leads lack of personal interest and incentive. Basically, lack of motivation का मतलब है यहाँ पे कि देखो, क्योंकि जो मेंबर्स हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो दोनों अलग अलग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना बेस्ट भी दे देंगे तो उन्हें सिर्फ मिलेगी सैलरी, उनको प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलने वाला। अनलेस एंड अनटिल अगर ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखा उन्होंने कि अगर तुमने बहुत अच्छा किया तो तुम्हें प्रॉफिट में से भी कुछ शेयर मिलेगा, ऐसा कुछ जब तक नहीं है तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो वो तो भाई उतने एफर्ट करेंगे जितने में उनकी सैलरी निकल जाए, उनको बस इतना एफर्ट करना है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो तो शेयर होल्डर में बच जाएगा। तो मतलब उतना डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो भाई बिल्कुल एफर्ट्स करे, जान लगाए अपनी पूरी बिजनेस के लिए, एकदम टॉप तक पहुंचाएं। वो अलग बातें वो अगर करते हैं तो वैसे डायरेक्ट कोई सोर्स डायरेक्ट मोटिवेशन के भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पे कोई मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। वो जितना भी काम कर रहे हैं उनको मिलनी सिर्फ सैलरी ही है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब भाई क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स, अब सभी मेंबर्स के अपने आइडियाज़ हैं, अपने थॉट्स हैं। अब वो सारे लोग मतलब आते हैं, वो सारे विचार विचार रखते हैं सभी लोग अपने, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सारे किसी को किसी का आइडिया बढ़िया नहीं था तो उसको बोलता है कि भाई इसमें ये कमी है। सारे लोग अच्छा खासा डिस्कशन होता है, मतलब हेल्थी डिस्कशन। बट इस हेल्थी डिस्कशन के लिए चाहिए होता है टाइम, और जब जब टाइम लगेगा तो अननेसेसरी डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। सिंपल सी बात ये है। oligarchic management, basically यहाँ पे कंपनी is said to be democratically managed but actually managed by few people such that board of directors। इस बात से तो आप पूरी तरह अग्री कर सकते हो कि कंपनी भले हम कह रहे हैं कि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं वो सारे मिलकर मैनेज कर रहे हैं, नहीं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कंपनी को अल्टीमेटली मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब अल्टीमेटली कंपनी की मैनेजमेंट सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है, जो कौन है, जो है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सब कुछ है तो कई बार क्या होता है, कई बार ना शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो सफर करता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि कुछ चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट चली जाती हैं, कुछ चीज़ें वो चाहते नहीं कि लोगों के सामने आए, मतलब शेयर होल्डर्स के सामने आए। क्योंकि अगर ऐसी कुछ चीज़ें उनके सामने आई तो हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसके लिए सुनना पड़े, खरी खोटी सुननी पड़े, तो वो ऐसी चीज़ें कई बार बताते नहीं है, उस चीज़ को मतलब दबा देते हैं। So sometimes they take decisions keeping in mind the personal interest and benefits, ignoring the interests of shareholders and company। बेसिकली आपको जितनी भी लिमिटेशन समझाई वो समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमें कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेसिकली कंपनी को ओनरशिप के बेसिस पे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, अब हम देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले पब्लिक कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी में क्या है। अब डिफरेंस देख लेते हैं पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में, कि भाई प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नेम के एंड में होता है प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नेम के एंड में होता है सिर्फ लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर की बात करी जाए तो भाई प्राइवेट कंपनी में आपके 2 और मैक्सिमम वैसे 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो प्राइवेट कंपनी में 1 लाख, पब्लिक में 5 लाख। इन्विटेशन टू पब्लिक, मतलब पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इन्वाइट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और ये कर सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, नो फ्रीडम टू ट्रांसफ़र शेयर, यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होती प्राइवेट कंपनी के केस में, बट पब्लिक कंपनी के केस में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लेकर। जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन करी थी जब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे कि पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स मार्केट में डील करे जाते हैं। इट मीन्स क्या है
कि उनको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन ने ले रखे हैं तो दूसरी किसी और को बेच सकता है। उसके ऊपर ऐसा नहीं कि दबाव बना सकता है कि तुम नहीं बेच सकते। ऐसी कोई लीगल मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि लीगली आप बाइंड है कि आपको शेयर्स नहीं बेचने हैं, आपके आपने खरीदे तो आपके पास ही रहेंगे, किसी और के पास ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। और then we have another feature, index of members, not essential to prepare an index of members. An index of members need to prepare index of members if member exceeds 50. And last feature is commencement of business after getting certificate of incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी की शुरुआत होती है, और पब्लिक कंपनी की आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में वैसे जनरली अगर इनकेस एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम आपके 6 डिफरेंस आएंगे, और आपको 6 डिफरेंस ही एकदम क्लियर रखने, अपने पॉइंट्स टिप्स पे रखने हैं। बट आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर आपको ट्रू फॉल्स या फिर वन मार्कर में इनमें से कोई चीज़ आ गई तो वो आपको बात पता होनी चाहिए। सो अब मूव करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं 1% कंपनी। बेसिकली 1% कंपनी भी आप एक तरीके से ये कह लो कि मोर और लेस प्राइवेट कंपनी की तरह ही है। बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। अगर मान लो कोई अकेला पर्सन है, आप उसको ना अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड चाहिए और उसको कंपनी का भी बेनिफिट चाहिए, तो वो क्या करता है, तो वो खोलता है 1% कंपनी। बेसिकली 1% कंपनी का मतलब होता है कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज मेंबर एंड विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डिनरी कंपनी। एक साधारण कंपनी के प्रिंसिपल पर वो चल रही है, बट उसका मेंबर सिर्फ एक ही पर्सन है। अब ऐसी कौन सी स्थिति है कि भाई जो आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको 1% कंपनी फॉर्म करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला तो है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज। और बेसिकली हमने आगे पहले बात कर रखी है कि जो कंपनी है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि सोल ट्रेडर है। अब सोल ट्रेडर हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर विदाउट गेटिंग अदर पीपल टू ज्वाइन हिम एंड हैव ऑल बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहला फायदा तो यही है कि आप अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं बिना किसी और पर्सन को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किए। बेनिफिट नंबर 1। पहली अगर इसे वजह कह लो फिर बेनिफिट कह लो आप इसे। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। इन केस अगर आपकी डेथ हो गई तो आप ना एक नॉमिनी है बता देते हो कि भाई अगर इनकेस मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा नॉमिनी ये है, ये पर्सन मेरी कंपनी को संभाल लेगा। अगर इनकेस मेरी डेथ हो गई या फिर मैं इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंट वगैरह कुछ भी होगा तो ये पर्सन मेरी कंपनी को संभाल लेगा। तो परपेचुअल सक्सेशन के अलावा फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी वाला फीचर भी आ जाता है। अब कुछ बातें जो आपको 1% कंपनी के केस में ध्यान रखनी है, पहले मैं रीड कर देता हूँ इन बातों को, फिर इन बातों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे। Only a natural person who is an Indian citizen and resident in India shall be eligible to incorporate a 1% company. Shall be a nominee for a sole member of 1% company. The term resident of India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days during immediately preceding one calendar year. वही पर्सन 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है जो इंडिया का सिटीजन हो या इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट दोनों। कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेगी, आप प्रीवियस कैलेंडर ईयर के अंदर, जैसे कि कोई पर्सन 2023-24 में अपनी कंपनी फॉर्म करना चाहता है तो उसे 22-23 के अंदर कम से कम इंडिया में 182 डेज स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि वो 1% कंपनी फॉर्म कर सके। बेसिकली इसका मतलब ये है, इस पहले पॉइंट का मतलब। और एक पर्सन एक ही कंपनी के अंदर नॉमिनी भी हो सकता है। अगर वो किसी एक 1% कंपनी के अंदर नॉमिनी है और वो अपनी दूसरी कंपनी खोल सकता है तो वो इट्स नॉट पॉसिबल। और सेकंड पॉइंट इज 1% कंपनी कैन नॉट convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of 1% company। मतलब 1% कंपनी किसी और फॉर्म यानी कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में मतलब कन्वर्ट नहीं हो सकती स्वेच्छा से या फिर अपनी इच्छा से वॉलंटरी नहीं कन्वर्ट हो सकती अनलेस 2 ईयर्स एक्सपायर हो जाए उसके इनकॉर्पोरेशन का। उसके इनकॉर्पोरेशन का तो 2 ईयर एक्सपायर नहीं हो जाते तब तक वो किसी और फॉर्म में यानी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और बट एक सिचुएशन इसमें हो सकती है जब उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख के बियॉन्ड चली जाए, 50 लाख को क्रॉस कर जाए तो ही वो कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन।
या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का हो जाए, और 1% कंपनी के एंड में ब्रैकेट में ओपीसी जरूर होना चाहिए, इस तरीके से ओपीसी, ये होना कंपलसरी है 1% कंपनी की, ताकि इससे पता चल जाए कि ये 1% कंपनी है। सो होप सो जितनी बातें मैंने आपको आज बताई वो क्लियर हो गई होंगी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो होप you have liked this video. Please do like, share and subscribe my channel Commerce Night. Thank you for watching this video.